विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम लोग, उसमें सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं। आज करना है हमने सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, उसके बारे में करना है। पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार के बारे में करना है। तो कई पॉइंट्स क्लियर करेंगे अभी। आर्टिकल 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया आर्टिकल 129 के द्वारा, तथा उसे ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं, या उसे ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां प्रदान करता है आर्टिकल 129। अभिलेख न्यायालय के दो लक्षण होते हैं। अब ये मेंस में पूछा गया, प्री में भी पूछा गया, यूपीएससी ने भी पूछा, लोक सेवा आयोग ने भी पूछा। ठीक है, तो इसको आपको पकड़ना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स, कुछ जो शब्द हैं उनको पकड़ने पड़ेंगे। नंबर 1, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित, ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां, जितने भी निर्णय होंगे, जो भी कार्यवाही चलेंगी, वो लिखित होती हैं और अभिलेख के रूप में रखी जाती है। मैंने आपको बताया भी था कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चल रहा है ना, वो सब लिखा जा रहा है। जो भी जज साहब क्या कर रहे हैं, माय लॉर्ड, डिसीजन दे रहे हैं, वो सब लिखे जा रहे हैं, वो अपने आप में पब्लिश हो रही हैं किताबें, और वो क्या हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। तो मैंने कहा ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं तथा अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं। क्या बताया था मैंने कि वकील साहब होते हैं, ठीक है, पीछे किताबें लगी होती हैं बहुत सारी। सुप्रीम कोर्ट के क्या होते हैं, उसमें डिसीजन होते हैं। अगर आप हाई कोर्ट में हैं या कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में हैं तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, या हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय भी क्या होता है, अभिलेख न्यायालय होता है। तो अब वो सारे डिसीजन है। कोई केस आया तो आपको उस डिसीजन से संबंधित किताब पता होनी चाहिए, उस किताब में पेज पता होना चाहिए कि डिसीजन क्या हुआ था। समझ में आया? तो जब क्या होगा कि जब वो केस चल रहा होगा, तब आप माना सबऑर्डिनेट कोर्ट में हो, तब आप दिखाएंगे कि ये डिसीजन, ये केस ऐसे आया था, इसमें ये डिसीजन हुआ था। तो उस आधार पर जो जज साहब होंगे वो क्या करेंगे, अपना डिसीजन देंगे। समझ में आया? तो उसी को बोल रहा हूं कि ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं तथा अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं, और ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंट के रूप में पेश किए जा सकते हैं। क्या किए सकते हैं? पूर्व निर्णय के रूप में पेश किए जा सकते हैं। इस प्रकार इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। क्या होता है? साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, साक्ष्यात्मक मूल्य। इसको याद करना है आपने। और इन पर किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। क्या नहीं लगाया जा सकता? हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा, आपने सुप्रीम कोर्ट की क्या किया, आपने जो डिसीजन वाला जो लेखबद्ध हो रखा है, जो एक पब्लिश हो रखा है, उसको आपने जज साहब के सामने रखा। जज साहब उसको नकार नहीं सकते। जज साहब को उसी के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, निर्णय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पर आबद्धकारी हैं, अपने नीचे से कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे वो मुंसिफ कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उस पर क्या होगा, आबद्धकारी। आप अलग से अपना क्या नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसीलिए देखा होगा आपने, कभी माननीय उच्च न्यायालय में जाएंगे आप नैनीताल में, तो जब केस चल रहे होते हैं तो एडवोकेट्स होते हैं, है ना, फीस भी ठीक ठाक होती है, जिरह होती है, माना 10 मिनट की 20 मिनट की अगर जिरह हो रही है, आप बोलोगे फीस क्यों ले ली इतनी? अरे भैया उतना पढ़ रखा उन्होंने, साथ में उनके सबऑर्डिनेट चलते हैं, किताबें लेके चलते हैं इतने ऊपर ऊपर तक। कोई भी किताब, कोई भी पेज नंबर होते हैं उसमें हाईलाइट किया हुआ रहता, कभी भी पेश करने पड़ सकते हैं जज साहब के सामने। किसके सामने? समझ में आ रहा है? तो उसी के बारे में बोल रहा है। इस प्रकार इनके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। दूसरी बात जो लिखी हुई अभिलेख न्यायालय में, दूसरा लक्षण जो है अभिलेख न्यायालय का, वो ये है कि ऐसे न्यायालय द्वारा अपने अवमान यानी कंटेम्प्ट के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, और वो व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मैंने कहा सबसे ऊपर जुडिशरी है। क्या है? जुडिशरी, चाहे तो डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, आईजी साहब, कोई भी हो, अगर किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया तो समझ लीजिए कि क्या, उसके लिए दंडित किया जा सकता है। चाहे वो बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय हो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखने वाली, एक दिन के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या गई है, जेल गई है। नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान मेरे ख्याल से कुछ बोल दिया था, तो आप
क्या नहीं कर सकते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। समझ में आ गया? बल्कि आपने जब भी न्यायालय बोलना है तो माननीय शब्द लगाना है, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय। समझ में आ गया? ठीक है। ऐसे ही अगला जो बता रहा हूं मैं वो है पुनरावलोकन का क्षेत्राधिकार, यानी रिव्यू ऑफ ज्यूरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोटा बड़ा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना। संविधान के आर्टिकल 137 में, किसमें भाई? आर्टिकल 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनरावलोकन का अधिकार है। क्या है? पुनरावलोकन का अधिकार है। इसके तहत वह अपने पूर्ण निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है या उस विवाद के संबंध में कोई नवीन तथ्य प्रकाश में आए हों अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो, तब ऐसा किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। ये लास्ट लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लाइन जो मैंने पढ़ी वो क्या है? ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताया मैंने भाई? आपने केस पढ़े तो हैं, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पढ़े हैं ना, मिनरवा मिल बनाम भारत संघ। तो क्या हुआ था? कभी बोला कर सकते हैं, कभी बोला नहीं कर सकते, कभी बोला, अलग अलग डिसीजन हुए। हर बार न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई, 5 से शुरू हुई, फिर 7 हुए, फिर 9 हुए, फिर 11 हुए, फिर 13 हुए। उस चक्कर में क्या बोलते हैं, वो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, सरकार के विरुद्ध डिसीजन दे दिया। क्या हुआ था? 3 न्यायाधीशों की वरीयता को तोड़ते हुए चौथे न्यायाधीश को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया था। जब सरकार से पूछा ऐसा क्यों, उन्होंने कहा विधि आयोग ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे, उनकी नियुक्ति के समय क्या सिर्फ ये नहीं देखा जाएगा कि सीनियर कौन है, योग्यता भी देखी जाएगी, गुण भी देखे जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो वही बोल रहा हूं मैं। बस आपने लास्ट लाइन को भी ध्यान में रखना है कि यह उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या आर्टिकल 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। यहां से क्वेश्चन बन चुका है प्री में, इसलिए बता रहा हूं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? अगला है उच्चतम न्यायालय में पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट है कुछ मामलों में अंतरण की शक्ति, यानी पावर ऑफ ट्रांसफर टू सर्टेन केसेस। यानी आर्टिकल 139 क के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की, अंतरित बोलते हैं ट्रांसफर करने की तथा उच्च न्यायालयों से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है। इसको ऐसे समझिए कि माना कोई मामला माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में चल रहा है, नैनीताल में चल रहा है, और उच्चतम न्यायालय को लगता है कि नहीं, ये माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? मामले को वहां भेज सकता है। कहाँ? या सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि उच्च न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। आर्टिकल 139A समझ में आ रहा है? आर्टिकल 139 का के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की तथा उच्च न्यायालय से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय एक से अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित ऐसे मामलों को जिसमें एक ही या सारतः एक ही विधि के प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लॉ उठाए गए हैं, अपने पास मंगा सकता है। विड्रॉ बोलते हैं इसको, मंगा सकता है तथा उसे निपटा सकता है। अब यहाँ पे फिर समझिए, एक मामला माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में है, एक मामला माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, एक मामला आपका क्या, और ये मामले लगभग एक जैसे हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट चाहेगा कि ऐसा ना हो जाए, अलग अलग डिसीजन आ जाए। क्या उन सबको क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट? क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है और उसे निपटा सकता है। मतलब डिस्पोज बोलते हैं निपटाने को, फिर क्या बोलते हैं? डिस्पोज कर सकता है। इस शक्ति का प्रयोग स्वप्रेरणा से, स्वमोटो, ये वर्ड आपका न्यायिक शब्दावली में पूछा जा चुका है। जब न्यायालय स्वप्रेरणा से, मतलब अपनी ही प्रेरणा से, स्वमोटो
क्या करता है, या महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल या किसी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है। 3 तरह से कर सकता है। क्या कर सकता है? एक ही तरह का मामला है, यानी इस तरह का मामला है कि एक ही विधि के प्रश्न पर है। किस पर है? क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ लॉ वो नैनीताल हाई कोर्ट में भी चल रहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहा, चेन्नई हाई कोर्ट में भी चल रहा, माना, और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी चल रहा। तो भाई डिसीजन अलग अलग हो सकते हैं ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उनको क्या कराएगा, विड्रॉ कराएगा, अपने पास मंगाएगा और उसको निपटाएगा, डिस्पोज करेगा। और ऐसा 3 कारणों से मतलब ऐसा कब करेगा सुप्रीम कोर्ट? 3 तरह से कर सकता है। एक तो स्वप्रेरणा से, जब स्वप्रेरणा वर्ड आएगा वहां पे आप बोलोगे सो मोटो, SUOMOTU। ये न्यायिक शब्दावली में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जुडिशरी में भी पूछते हैं मेरे ख्याल से, PCSJ में भी पूछते हैं, आपके कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के जो पेपर हुए हैं वहां पर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इसका मतलब क्या है हिंदी में। ठीक है। दूसरा, महान्यायवादी के कहने पर, अटॉर्नी जनरल ने अगर ऐसा बोला है, या फिर किसी तीसरा कारण हो सकता है किसी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाने से बचना, ताकि अलग अलग निर्णय ना दिए जाएं मामले में, क्योंकि भाई क्वेश्चन ऑफ लॉ तो एक ही है ना। क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायोचित समझे जाने वाले किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। आर्टिकल 42, ये आर्टिकल 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय को स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालयों से मामले को मंगाने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा प्रदान की गई है। यह भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जा सकता है। क्या यह मूल संविधान में था? नहीं था। तो ये कब जुड़ा? ये जुड़ा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1976, जिसको कि लघु संविधान कहा जाता है। दूसरा मैंने बोला कि स्वप्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट किसी मामले को उच्च न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। क्या कर सकता है? अपने पास मंगा सकता है। क्या यह मूल संविधान में व्यवस्था थी? नहीं थी। ये कब जोड़ी गई? ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है। लघु संविधान की सारी जो गलत चीजें हुई थी, लघु संविधान यानी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में, उसको सुधारा गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 में। मोरारजी देसाई की सरकार थी। ठीक है। इससे पूर्व वह केवल महान्यायवादी के आवेदन पर ऐसा करता था। किसके आवेदन पर भाई? अटॉर्नी जनरल के आवेदन पर ऐसा कर सकता था। अगला है आबद्ध कर विधियां। कौन सी? बाइंडिंग लॉ, बाइंडिंग लॉज, यानी आबद्ध कर विधियां। ये आबद्ध कर विधियां क्या होती हैं उच्चतम न्यायालय में? तो आर्टिकल 141 में कहा गया है, आर्टिकल 141 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होंगी। यानी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां, जो उच्चतम न्यायालय ने जो लॉ घोषित कर दिया, वो सारे न्यायालयों पर भारत के, चाहे वो मैंने कहा हाई कोर्ट्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, चाहे वो म्युनिसिपल कोर्ट्स हो, कोई भी कोर्ट हो, है ना, उन सब पर क्या होंगी? आबद्ध कर होंगी। इससे यह तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होता है, सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होता है। वह किसी भी आधार पर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए पूर्व निर्णय के प्रेसिडेंट के रूप में विधि का बल रखते हैं। क्या रखते हैं? अच्छे वकील साहब कौन होते हैं बताओ? जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, जो रोज अध्ययन करते हैं। अब कोई मामला आया तो एक अच्छे वकील साहब वो होंगे जिनको पता है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, इसमें ये डिसीजन है, उनको पहले ही पता चल जाता है कि इसका डिसीजन ये होना है, और वो 100% श्योर होते हैं। वो अपने क्लाइंट को बोलते हैं कि ये केस मैं जीतवा दूंगा आपको, बशर्ते आप फीस अगर क्या, हाँ, अगर आपने फीस नहीं दी तो हो सकता है हरवा दूं। समझ में आया? तो क्या होता है कि उनको कैसे पता चलता है कि मैं जीत जाऊंगा? उनको पता है कि इसमें ये निर्णय हुआ था, तो वो उसी की कॉपी हाईलाइट कर कर बुक सब पर क्या लगाकर, क्या बोलते हैं भाई, पताका पर्ची को क्या बोलते हैं आप? पताका पर्ची, हाँ, बुक मार्क जो है वो लगाकर
जज साहब के सामने पेश करते हैं, जब जब चल रहा होता है, जब जिरह हो रही होती है, तो बताते हो कि सर ये ऐसा ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा डिसीजन दिया है, मेरा मामला भी बिल्कुल सेम है, तो मुझे भी क्या इस प्रकार का अनुतोष मिलना चाहिए। समझ में आया? तो जज साहब बाध्य होते हैं किस चीज़ के लिए? वो जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, तो उच्च न्यायालय में भी वही बात उन्हें बदल कर नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? बदल कर नहीं दे सकते। तो इसीलिए बोला जाता है नॉलेज इज पावर। ठीक है, इस प्रकार भारत में ये उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह सभी उच्च न्यायालयों पर आबद्ध कर होता है, वह किसी भी आधार पर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्णय उच्च न्यायालयों के लिए पूर्व निर्णय के रूप में विधि का बल रखते हैं। इस प्रकार भारत में पूर्व निर्णय के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। भाई उच्चतम न्यायालय तो उच्चतम हो गया ना, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। और उत्तराखंड वालों ने पूछा कि परमोच्च न्यायालय कहाँ है? भाई एक तो उच्चतम न्यायालय होता है, एक उससे भी उच्च होता है कि परमोच्च न्यायालय कहाँ है। अब भाई सब लिख के आगे नैनीताल, लेकिन गोलू देवता चितई अल्मोड़ा गोलू देवता के मंदिर को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्योंकि भगवान का न्यायालय सबसे ऊंचा होता है। वहां पर भी वैसे लगती है, भाई स्टाम्प लगाते हैं लोग। अगर किसी ने किसी की जमीन कब्जा दी तो लिखते हैं वो कि इसका नाश हो जाए, और वो 100 रुपए के स्टाम्प पर लिखकर रख देते हैं वहां पर। हरीश रावत जी की सरकार जब गिरी थी, कांग्रेस की सरकार, तो वो भी लगा के आए, वो भी गए थे वहां गोलू देवता के मंदिर में, और तब फिर बड़ी चर्चा हुई थी इस बात की, बताओ न्याय मिल गया कि? वरना किसी को ये नहीं था कि मतलब माननीय उच्च न्यायालय सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट लगाई, ऐसे कैसे कर दिया भाई तुमने, सरकार कैसे गिरा दी, राष्ट्रपति शासन कैसे लगा दिया। फिर बहाल हुई किसकी सरकार, और लोगों का जो विश्वास था गोलू देवता पर वो और अधिक बढ़ गया। समझ में आया? ऐसा हुआ था। ठीक, चितई अल्मोड़ा गोलू देवता का मंदिर। अगर आपके साथ भी अन्याय हो रहा है और आपके पास वकील साहब को फीस देने के लिए क्या नहीं है, धन नहीं है, तो एक बार जरूर क्या करें, अगर आपको लग रहा है कि बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है तो जाएं, देखते हैं वो आपकी सुनते हैं कि नहीं सुनते, है ना। 100 रुपये का खर्चा है, आने जाने का खर्चा है, ठीक है। 10 रुपये का भी चल जाएगा, ऊपर वाला जानता है कि बेरोजगार है, 10 रुपये के स्टाम्प पर भी आप क्या कर सकते हैं। चलो जी, उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होता है। भाई क्या नहीं होता है? उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूर्व निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होता। अगर आबद्ध होता तो क्या ऐसा होता कि पहले कहा कि नहीं जी मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, पहले बोला जी नहीं किया जा सकता, नहीं पहले कहा किया जा सकता है, बाद में बोला नहीं किया जा सकता, फिर बाद में कई चीजें बोली। तो अगर ऐसा होता तो पहले 5 न्यायाधीश बैठे थे, उन्होंने एक निर्णय दिया था, फिर 7 न्यायाधीश बैठे थे, फिर उन्होंने एक अलग निर्णय, मतलब वही सेम निर्णय दिया, फिर 9 न्यायाधीश बैठे, निर्णय मेरे ख्याल से पलट दिया। फिर पूछा, भाई पूछा न तो किसकी हिम्मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय से कोई पूछे, पर हमने अपने आप से पूछा कि ऐसे कैसे। तो फिर वहां पर लिखा हुआ होता है कि उन्होंने कहा कि जो पहले जो निर्णय दिया गया था वो भी सही था, लेकिन क्या था, अल्पमत में था। वो क्या था, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कम थी, उन्होंने अल्पमत के कारण जो दिया वो भी सही था, लेकिन अब जो हम दे रहे हैं, क्योंकि हम बहुमत में हैं, हम ज्यादा न्यायाधीश हैं, इसलिए हम जो दे रहे हैं अब वो निर्णय चलेगा। समझ में आया? तो पूर्व निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होता है, वह अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है, अपने निर्णयों को परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के लिए किसी बड़ी न्यायपीठ का निर्णय छोटी पीठ पर आबद्ध कर होता है। बड़ी पीठ मतलब जजेस की संख्या जो होती है उसको बड़ी पीठ बोलेंगे। ज्यादा है, अगर माना 13 जजेस बैठे हैं, जूरी 13 जजों की पीठ बैठी है, तो भाई वो अगर 5 जजों की पीठ बैठी है तो उस पर आबद्ध कर होगा। लेकिन अगर 15 बैठ गए
या 11 वाले से ऊपर 13 बैठ गए, 13 से ऊपर 15 बैठ गए, उन पर आबद्ध कर नहीं होगी। क्लियर हो गया। उच्चतम न्यायालय की किसी बड़ी न्यायपीठ का निर्णय छोटी पीठ पर आबद्ध कर होता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होती है, सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होती है, चाहे वे उस कार्यवाही के पक्षकार हो या नहीं हो, पक्षकार हो या नहीं हो। ठीक है, यहां ये नहीं चलता है क्या भाई? आपने देखा होगा ना, जब सड़क का चौड़ीकरण होता है तो सरकार बोलती है, गुहार लगाती, भाई हट जाओ, नहीं हटते, हट जाओ, नहीं हटते, तो फिर किसका सहारा लेना पड़ता सरकार को? जुडिशरी का। जुडिशरी कहती है कि 2 दिन के अंदर क्या कर दो, या तो तोड़ दो, या तो वो खुद तोड़ दें, और या फिर तो आपने देखा होगा बड़े पूरी लाइन में जिसे बोलते हैं सब अपनी हथौड़ी लेके तोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पता है कि माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है, सीधे जेसीबी आएगी, अंदर जो सामान है पूछेगी भी नहीं, सीधे क्या करेगी, तोड़ देगी। समझ में आया? आई विल सी यू इन द कोर्ट। चलो, ये विश्वास बना रहना चाहिए जुडिशरी पर। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी विधियां सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होती है, चाहे वे उस कार्यवाही के पक्षकार हो या नहीं हो। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1966, हाउस ऑफ, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा होती है वैसे वहां पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स 1966 के पूर्व तक अपने को पूर्व निर्णय से आबद्ध मानता था, जो कि शीर्षस्थ न्यायालय के लिए उचित नहीं था। अतः 1966 में उसने यह घोषित किया कि अब वह अपने पूर्व निर्णय से आबद्ध नहीं होगा। 1966 के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपने पूर्व निर्णय से आबद्ध नहीं है। और इतना होनी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, चाहे वो संसद हो चाहे वो न्यायालय हो। ऐसा नहीं होता कि जो बोल दिया वो बस क्या हो गया, किताब बन गई तो हो गया बस, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय के साथ चेंजेस आते हैं। क्या होते हैं? चेंजेस आते हैं। इसलिए आपने संसद में भी देखा होगा, कई बार कोई कानून बनता है, उसके बाद वो कानून पुराने हो जाते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती है, उन कानूनों की जगह फिर क्या आते हैं, नए कानून संसद लेके आती है। तो ऐसा होना चाहिए। अगर माना संविधान निर्माता ऐसा करते कि संविधान संशोधन वाला प्रावधान ही ना करते, कितनी दिक्कत आ सकती थी, उन्हीं पुराने कानूनों पर चलना पड़ता है ना। जैसे ही आपने कुछ बोला, आप पे लग गया सीधा देशद्रोह, क्या लग गया, गड़बड़ हो जाता है ना, तो देशद्रोह को हटा दिया गया है। ठीक है। ऐसे ही ऐसे न्यायालय में भी क्या होता है कि न्यायालय ने कोई निर्णय दे दिया, माना, ठीक है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया, तो हो सकता है कि उस निर्णय को क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय या हाईकोर्ट जो है वो उसको चेंज कर सकता है। भाई जैसे कैपिटल पनिशमेंट पर बड़ी चर्चा चलती है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बोला जाता है कि भाई जो कानून है ना वो सुधारने के लिए होता है, वो हत्या करने, किसी को लटकाने के लिए नहीं होता है। कानून किसके लिए होता है? तो जैसे कोई अपराधी है तो अपराधी को क्या कर दिया, जेल भेज दिया, तो उसे सुधारने के लिए भेजा। किसके लिए भेजा? उसको लटकाने के लिए नहीं भेजा। तो सभ्य देशों में कैपिटल पनिशमेंट नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे कृत्य हो जाते हैं देश में जिस पर कैपिटल पनिशमेंट देना जरूरी हो जाता है। समझ में आया? ठीक। चलो जी, अगला है मूल अधिकारों का रक्षक है भाई सुप्रीम कोर्ट। कौन? जो आपके हमारे जो माननीय उच्चतम न्यायालय हैं वो क्या है? मूल अधिकारों के रक्षक हैं, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, गार्डियन ऑफ द। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक है। नागरिकों के आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है। इसीलिए जो संविधान के पापा हैं, पिता हैं, डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने हृदय आत्मा का आर्टिकल 32 को क्या कहा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, हृदय और आत्मा। ठीक है। उत्तराखंड ने पूछा हृदय और आत्मा, तो आंसर यही था, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, कल बताया था मैंने, आज भी बता रहा हूं, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस, सशरीर पेश करें। हालांकि सशरीर पेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, बट हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है सशरीर पेश करें। न्यायालय ने उस पर निर्णय दिया है कि सशरीर पेश करना जरूरी नहीं है उनकी तरफ से कोई पक्षकार। ठीक है। दूसरा परमादेश यानी मैंडमस, तीसरा आपका प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, चौथा
उत्प्रेषण यानी सर्टिलरी, और अगला अधिकार परीक्षा यानी कोवारंटो, किस अधिकार से। ये रिटें या लेख, रिट मतलब, एक बार ये भी क्वेश्चन बना, रिट उसको हिंदी में लिखना था, तो अब क्योंकि हमेशा रिट पढ़ा तो लेख, रिट मतलब प्रशासनिक और न्यायिक शब्दावली में पूछेगा आपसे, न्यायिक शब्दावली में पूछेगा रिट, तो आपने बोलना लेख, जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? एक बार पूछा उन्होंने क्रेडेंशियल लेटर, क्या पूछा? अब बच्चों ने सुना नहीं था, क्रेडेंशियल लेटर नहीं सुना था, प्रत्यय पत्र को बोलते हैं। जब भी कोई आपका, एक अलग हटके बता रहा हूं थोड़ा, जब भी कोई राजदूत आएगा किसी देश का, या हाई कमिश्नर या एम्बेसडर आएगा, वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास आएगा, उसके राष्ट्राध्यक्ष द्वारा दिया गया जो प्रत्यय पत्र होगा वो दिखाएगा कि मुझे जी मेरे देश के राष्ट्रपति महामहिम इन्होंने क्या किया है, मुझे एम्बेसी देने की क्या करें, तो तब उसको एम्बेसी दी जाती है। कहाँ पर? दिल्ली में। एम्बेसियाँ पता है ना कहाँ है? दिल्ली में। जितना बड़ा देश उतनी बड़ी एम्बेसी, छोटे देश, गरीब देश, उनकी छोटी एम्बेसी, है ना। एम्बेसी पर हमला देश पर हमला माना जाता है। किस पर? अगर एम्बेसी पे हमला हो गया तो समझ लीजिए कि देश पे, वो जिस देश की एम्बेसी होगी वो ये मानेगा कि मेरे देश पे हमला हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा देनी होती है, हाई अलर्ट पे रहता है वहाँ वो जोन जो होता है। ठीक है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होने पर वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। आर्टिकल 32 में लिखा हुआ है ऐसा। आर्टिकल 13(2), आर्टिकल 13(2) के तहत वह ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। क्या करती है? अच्छी चीजें जोड़ोगे भाग 3 में, उसको कभी जीरो नहीं करेगी। भाई आर्टिकल 21 जोड़ा ना, क्या किया उसमें? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ऐसा भी हो सकता है अभी उसमें आर्टिकल 21 ख भी जुड़े, उच्च शिक्षा के लिए भी जुड़े। खाली 6 से 14 तक की शिक्षा होगी क्या? उसके बाद ड्रॉप आउट, आगे का क्या होगा? हो सकता है आगे की शिक्षा भी फ्री हो सकता है आगे की टेक्निकल शिक्षा भी फ्री हो। जैसे जैसे देश तरक्की करेगा, जैसे जैसे लोग टैक्स देंगे, वैसे वैसे क्या होगा? भाई अन्य देशों में भी तो है ना, सब लोग टैक्स देते हैं, तो एजुकेशन और हेल्थ फ्री है वहां पर। क्या है? अभी तो क्या हो रहा है कि 2% लोगों के टैक्स पर और बहुत कम लोगों के टैक्स पर क्या हो रहा है, देश चल रहा है। जब देखते हैं आगे क्या होता है, उसको नहीं करेगा जीरो। लेकिन अगर कहीं पर मूल अधिकारों का हनन वाला कोई मामला आ गया तो वहां पर क्या करेगा? जीरो हो जाएगा। आर्टिकल 13(2) के तहत वह ऐसी किसी भी, वह कौन? उच्चतम न्यायालय, ऐसी किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकता है जो मूल अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। क्लियर हो गया? अब अगला है बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब मैं वी बोलता हूं तो उसको क्या कर दिया करें, बिना देखे लिखने की कोशिश किया करें। न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। तो ये तो पता ही है, पहला क्वेश्चन यही पूछता है, कहां से लिया भाई हमने जुडिशियल रिव्यू? यूएसए के संविधान से लिया। कहां से लिया? न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। एक चीज ध्यान रखना, इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है। कौन सर्वोच्च है? संसद सर्वोच्च है। अमेरिका में जो वहां का फेडरल कोर्ट है वो सर्वोच्च है, और हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। क्या है? और उस संविधान और उस संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा किसके माध्यम से करेगा सुप्रीम कोर्ट? न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। किससे? जुडिशियल रिव्यू से। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, यानी संघीय में कौन आ गया? संसद, या राज्य विधानमंडलों द्वारा। विधानमंडल में क्या क्या आ गए? विधानसभा, विधान परिषद है, राज्यपाल, यही तो आए विधानमंडल में। और संसद में, संघीय में क्या है? संसद, संसद में क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, है ना। के द्वारा अगर संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण किया जाता है, निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण किया जाता है, या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है। किसके? मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकती है।
सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। जब 20-50 शब्दों में पूछेगा ना, इतना ही लिखना होता है, बहुत ज्यादा कोई सोने की जरी से नहीं वो करना होता है, क्या पेन से लिखना होता है, साधारण से पेन से लिखना होता है, अच्छी राइटिंग में लिखना होता है बस। तो 4 में से आपको 4 नंबर या 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे इतना लिखने पर, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि सर्वोच्च न्यायालय की असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से है। किससे? कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से है। कानूनों की संवैधानिकता का मतलब ये है कि भाई ऐसा तो नहीं कि संविधान से बाहर, क्या भाई मूल अधिकारों में लिखा हुआ कम नहीं कर सकते, आपने क्या कर दिया, कम कर दिए। जहां आपने कर दिए तो संवैधानिकता प्रभावित हो गई उसकी, किसकी? कानून की। तो कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से है। ये ऐसे शब्द होते हैं जो आपको क्या करते हैं, मुख्य परीक्षा में टॉपर बनाते हैं। क्या करते हैं भाई? न्यायिक पुनरावलोकन तो हर कोई लिखेगा कि न्यायिक पुनरावलोकन यूएसए से लिया है, ये लिया है, वो लिया है, आम भाषा में। आपने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का तात्पर्य कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति से है। न्यायिक पुनरावलोकन के 2 शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार है। संघात्मक शासन व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं। 11 जनवरी 2007 को पूर्व न्यायाधीश वाई.के. सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्य खंडपीठ, कितने जज बैठे? 9 सदस्य खंडपीठ ने अपने निर्णय में 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है, जो कि इससे पहले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते थे। भाई सरकार के पास ना एक बहुत बड़ा अस्त्र था। कौन सा? 9वीं अनुसूची। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और 1900 पहले संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। क्या किया? 9वीं अनुसूची जोड़ी। जरूरत थी उस समय। क्या थी? जरूरत थी। जरूरत ये थी कि क्या भाई, एबोलिशन ऑफ जमींदारी, भूमि सुधार अगर नहीं लाते, क्योंकि संपत्ति का अधिकार था ना उनके पास। जमींदारों के पास क्या था? संपत्ति का अधिकार था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो 44 में संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा हटा। तो 1978 तक वो लेस थे। किससे? संपत्ति के अधिकार से। तो अब वहां पर 9वीं अनुसूची जरूरी थी। इस 9वीं अनुसूची का दुरुपयोग किया जा सकता था। जैसे कि बहन जी ने भी कहा था कि प्रमोशन रिजर्वेशन बिल पर कानून बनाकर उसको 9वीं अनुसूची में डाल दो। किस पर डाल दो? सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था ये असंवैधानिक है। ठीक है, आपने जॉब्स पर क्या कर दिया? रिजर्वेशन दे दिया। अब ठीक है, नहीं है, ये डिबेट का विषय है, लेकिन आपने रिजर्वेशन दे दिया, ठीक है। जब रिजर्वेशन दे दिया, जनरल कैंडिडेट, एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस, सब क्या हो गया? बराबर हो गया ना, सबको बराबर वेतन मिल रहा है, सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बराबर हो गया है। अब आप बोल रहे हैं कि प्रमोशन पे रिजर्वेशन दो, तो ये क्या हो गया? एक तरह से गलत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि असंवैधानिक है, तो उस पर क्या बोला गया कि इसको ऐसा करो, 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। क्या करोगे 9वीं अनुसूची में डाल के भाई? 2007 में वाई.के. सबरवाल जी की मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सबरवाल की अध्यक्षता में 9 सदस्य खंडपीठ ने कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल किसी भी विधि को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया उन्होंने। पहले क्या था कि अगर संसद कोई एक ऐसा कानून बनाती है और उस कानून को बनाकर 9वीं अनुसूची में रख देती है, तो न्यायालय में वाद योग्य नहीं रहता, नॉन जस्टिसेबल हो जाता है, उस फाइल को न्यायालय नहीं पकड़ेगा। यही तो बोला गया था 9वीं अनुसूची में, यही बोला गया था। लेकिन अब किसी भी विधि को न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया, जो कि इससे पहले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते थे। भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये तो 99% लोग लिखते हैं संयुक्त राज्य में। इस पर थोड़े नंबर मिलेंगे आपको, नंबर उस पर मिलेंगे उसकी जो डेप्थ है। अतः न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत तथा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों देशों के संविधान में। ये तो नॉर्मल सी चीज हो गई। मैंने कहा ऊपर की जो बीच जो मैंने जहां पर खास जोड़ दिया है, उनको पकड़कर अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी प्री में भी क्या होगा? फायदा मिलेगा उसका। क्लियर हो गया? टाइम। इसके बाद मैं कराऊंगा अगले लेक्चर में उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां, यानी अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्लियर?